नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं तमाम वो खबरें लेकर जिनका आपसे सीधा सरोकार है, जिनको आप जानना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगर कोई खबर छूट गई है तो आपको इस बुलेटिन में मिल जाएगी। किसी खबर का अपडेट अगर आप नहीं ले पाए हैं तो वो भी यहां पर आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं ऐसी एक खबर से जिसका मुझे लगता है आपको इंतजार भी है और लगातार गुड न्यूज टुडे आपको दिखा भी रहा है। आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर से रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए लाई गई पवित्र शालिग्राम शिलाओं की आपको खबर हम बता दें, जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को सौंपी गई है। यहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देव शिलाओं की पूजा अर्चना की गई। 31 ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन और पूजन किया यहां पर। इससे पहले पूजा अर्चना के लिए शिलाओं को फूल मालाओं से सजाया गया और पूरे विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना की गई। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत भी इस विशेष पूजन में शामिल हुए। इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। करीब 45 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद राम भक्तों ने शालिग्राम शिलाओं के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई ये पवित्र शिलाएं करोड़ों वर्ष पुरानी हैं, जिनसे अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनेगी। आपको बता दें कि नेपाल से शालिग्राम शिलाओं की यात्रा शुरू हुई थी। इसके बाद बिहार होते हुए ये शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। बिहार में जहां जहां जिस जिस रास्ते से ये गुजरी हैं, जिस जिस शहर से ये गुजरी हैं यूपी बिहार के, वहां पर भक्तों का भारी हुजूम इन शिलाओं के दर्शन करने के लिए पहुंचा। दरअसल इन शिलाओं के माध्यम से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं। शालिग्राम शिलाओं को भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में भी देखा जाता है, पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों में इन्हें पवित्र माना गया है। इनकी पूजा अर्चना का विधान है। घरों में भी जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन घरों में भी शालिग्राम की जो शालिग्राम होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज अयोध्या में बाकायदा विधि विधान से शिलाओं का पूजा अर्चन हुआ। आपको बताएं कि कल रात ये शिलाएं गोरखपुर से पहुंची थी अयोध्या और बैंड बाजे के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया गया। सुबह से, जब से रामसेवकपुरम में इन शिलाओं को रखा गया है, तब से सुबह से ही पूजा पाठ के बाद इनके दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है। न केवल अयोध्या वासी यहां पहुंचे हैं, बल्कि ऐसे भी लोग सामने आए जिनकी टिकट आज की थी, लेकिन केवल इस शिला का पूजन करने के लिए, इन शिलाओं का दर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी टिकट को आगे बढ़ा दिया। वो ये मान रहे थे कि इन शिलाओं के दर्शन के साथ वो धन्य हो गए। तो ये तस्वीरें आपको हम ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं, दिन दिन और ये बढ़ते ही जाएगा। ये तो बेटी रोटी का संबंध है। यहाँ अयोध्या वाले लड़के वाले होते हैं, हम तो लड़की वाले हैं, इसलिए हमारा उनका हर दिन ये संबंध बना रहेगा। हम मिथिलावासी हर साल ये विवाह महोत्सव आनंद लेते रहेंगे, है ना। अब तो और आनंद लेंगे। अयोध्या और जनकपुर का ये संबंध जो है तो परमगाढ़ रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये सूर्य चंद्र, ये गंगा की जल, राम नाम की शब्द रहेगी, तब तक ये संबंध जो है सो बरकरार रहेगा। महाराज श्री का निवेदन था कि मिथिला की परंपरा है कि हम कन्या के घर कुछ न कुछ सौगात भेजते रहते हैं, हर साल भेजते हैं। भारत में भी है, हिंदू परिवारों में सब जगह होगी। यहाँ लोग बैठे हैं, गृहस्थ लोग बैठे, वो जानते भी होंगे। तो ये शिलाई नहीं आई है, देखिए ये भी आया है। विवाह पंचमी नवंबर में थी, तो विवाह पंचमी की सौगात है। रुख करते अगली खबर का। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले वर्षों में अब केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को रोपवे की सुविधा भी मिल जाएगी। इस साल केदारनाथ के लिए रोपवे का निर्माण शुरू होने वाला है। फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 9 किलोमीटर की रोपवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। 9 किलोमीटर लंबी इस रोपवे लाइन का निर्माण करीब 900 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसमें 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। दरअसल 2013 में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के बाद से आपको बता दें, इस आपदा के बाद केदारनाथ धाम को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग हो रही थी। आपदा से पहले जो रास्ता केदारनाथ धाम को जोड़ता था वो रामबाड़ा से आगे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रामबाड़ा से आगे नए पैदल मार्ग का निर्माण किया गया है, लेकिन रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक
खड़ी चढ़ाई है। इस चढ़ाई को पार करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अब यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे बनाया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जोरदार हिमपात के चलते भगवान बद्री विशाल का धाम इस समय जबरदस्त बर्फ की आगोश में है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान माइनस तापमान में लगातार तैनात हैं। ऐसे में मौसम के बदले मिजाज की वजह से यहां तैनात आईटीबीपी के जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त सर्दी है। धूप खिलने के साथ ही इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। आईटीबीपी के जवान मंदिर परिसर से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम की सीधी तस्वीरें, जहां भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन इस बर्फबारी का साइड इफेक्ट भी है, और साइड इफेक्ट ये कि चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से यहां पे कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर आईटीबीपी के उन जवानों को जो बद्रीनाथ की सुरक्षा में तैनात हैं। बर्फ हटाने का काम जोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को कपाट खोलने की घोषणा पहले ही हो गई है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। लिहाजा थोड़ी मुश्किलात के बीच आईटीबीपी जवान अपने काम में जुटे हुए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में मशहूर उत्तराखंड के चोपता में बर्फबारी होने के बाद भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस साल शुरुआत से ही पर्यटक स्थलों में बर्फ कम देखने को मिल रही है, लेकिन अब जोरदार बर्फबारी होने से सैलानियों का आना बढ़ गया है। यहां टेंट और प्री फैब्रिकेटेड होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। आपको बता दें, हालांकि बर्फबारी होने के बाद चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो रहा है। खास करके यहां पर दोपहिया वाहन हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। हाईवे पर गिरी बर्फ के ऊपर पाला जमने से दिक्कतें बढ़ गई है, लेकिन पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सैलानियों के लिए ये पर्यटन स्थल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी भी इतनी बर्फबारी होने के बावजूद यहां पर सैलानी खूब मजे कर रहे हैं। दूर दूर से लोग अब भी यहां पर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर आना मुश्किल है, ये मार्ग भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैदानी इलाकों से खास करके लोग यहां पर आ रहे हैं और पूरे होटल्स जो है वो बुक्ड है। लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ, और बर्फ भी देखने लगे हैं अच्छे से। मौसम भी बहुत अच्छा है। काश कल बर्फ का मिल जाए, बर्फ का देखा मिल जाए, तो यही है एक्सपीरियंस। काफ़ी बर्फ़ पड़ी है, तो बर्फ़ में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तो इस बार तो काफ़ी कम बर्फ़ है, नहीं तो यहाँ तो बर्फ़ तो बहुत रहती है। मतलब आपको 2-3 किलोमीटर पहले तो आप वहाँ से ऊपर नहीं आ पाते थे, इतनी बर्फ़ रहती है। इस बार तो बर्फ़ कम है, और फिर भी मज़ा आ रही है। बहुत ठंड है यहाँ पे और अच्छा है। कैसा सुना यहाँ के बारे में, कैसे पता किया? हमारे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे पहले, तो वही लोग बता रहे थे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बर्फबारी देखने को मिली? बहुत सही है, मजा आ रहा है। अब आगे देखिए, ऊपर जाना है। पहाड़ों पर इन दिनों हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है। सड़कों पर बर्फ है, घरों पर बर्फ की चादर है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर सफेद चादर का कब्जा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बर्फबारी हुई है। इसके बाद पहाड़ कुदरत के इस करिश्मे से ढक गए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इन पर्वतों को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। बागेश्वर के कपकोट में बर्फबारी के बाद धूप खिली तो मौसम साफ होते ही सैलानी घूमने निकल गए। सड़कों के किनारे कई फीट तक बर्फ जमी। ये सैलानी मस्ती करते इस बर्फ में दिखे। कभी वो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे को मारते नजर आए, तो कभी बर्फ से आकृति बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तो ये खूबसूरत नजारे उत्तराखंड के बागेश्वर के हैं, और इन नज़ारों को देखने के लिए, इन्हें अपने कैमरों में, अपनी नज़रों में कैद करने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में सैलानी पहुंचे हैं। हालांकि बर्फबारी थोड़ी लेट से हुई है, जितनी बर्फबारी इस सीजन में हो जानी चाहिए थी उतनी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन अब जो बर्फबारी का दौर चला है वो सैलानियों को खूब भा रहा है। उनकी मनमांगी मुराद पूरी हो रही है, और जो यहाँ पर होटल्स हैं, जो यहाँ पर रिजॉर्ट्स हैं, उनकी बुकिंग काफ़ी तेजी से हो रही है। कई जगह तो होटल्स बुक हो चुके हैं पूरी तरह से। कश्मीर में भी खूबसूरत नजारा है। यहां बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। डल झील में तैरते मकान यानी
हाउस बोट्स की चाल बदली हुई है। सैलानी होटल के साथ साथ इन हाउस बोट्स में शिकारों में घूम रहे हैं, यहां पर रुके हुए हैं। आपको बता दें वो पानी पर तैरते इन होटलों से डल लेक एक मनमोहक नजारा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि डल लेक है और दूसरी तरफ जो है शिकारों पर बैठकर लोग हाउस बोट्स की तरफ जा रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि रिकॉर्ड सैलानियों के पहुंचने से उनकी आमदनी बढ़ गई है। सैलानियों को यहां पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए डल लेक के किनारे बने रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है। तो ये वो शिकारे हैं जो कि मुख्य मार्ग से, जो मेन सड़क है श्रीनगर में, उससे लोगों को यहां पर बिठा करके हाउस बोट तक ले जाते हैं। और लोग यहां भी, आपको बता दें कि डल लेक में भी बाकायदा बाजार है, आप हाउस बोट्स पर बैठ करके बाकायदा खरीदारी कर सकते हैं। और यही वो रास्ता है जो होते हुए आप हाउस बोट तक जाते हैं, जो बर्फ से ढकी थी, लेकिन फिलहाल उसे साफ कर दिया गया है सैलानियों के लिए। और जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में एवलांच का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। खबर है कि कई सैलानी इस एवलांच की चपेट में आ गए हैं, उनमें कुछ विदेशी सैलानी भी हैं। एवलांच में फंसे सैलानियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 19 विदेशी सैलानियों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही ये एवलांच आया उसके बाद इसकी सूचना आपदा प्रबंधन टीमों को, राहत टीमों को दी गई और मौसम के शांत होने के बाद, यानी कि स्थितियां थोड़ी सुधरने के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी संख्या में यहां पर सैलानी मौजूद थे, कुछ टूरिस्ट गाइड भी यहां पर मौजूद थे। स्कीइंग के लिए पूरा इलाका मशहूर है और यहां पर स्कीइंग के पर्पज से ही विदेशी सैलानी भी आए थे। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विदेशी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तमिलनाडु में नागपट्टनम समेत कई तटीय इलाकों में जोरदार बरसात हो रही है और तूफानी हवाएं चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन के चलते इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। ये डिप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। हालांकि 3 फरवरी तक तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिण केरल में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके चलते तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के माइलादुथुरई जिले में भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी है। तो तिरुवरूर जिले में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा नागपट्टनम जिले में भी भारी बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी है। तो कई जिलों में यहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जबरदस्त जो बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन का ये असर है जो कि देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भारी बरसात हो रही है। बढ़ेंगे आगे। अपने मिशन जीवन रक्षक के जरिए वेस्टर्न रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी ने तकरीबन 46 लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल रोजाना कितने ही ऐसे मामले सामने आते हैं जब लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ने और उतरने की कोशिश में जख्मी हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। इन हादसों से लोगों को बचाने के लिए वेस्टर्न रेलवे ने जीवन रक्षक मुहिम शुरू की है। इसके तहत हर साल रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी ने तकरीबन 46 लोगों की जान बचाई है। इस मुहिम के तहत वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो ऐसे हालात में लोगों को तुरंत मदद कर सके। हर स्टेशन पर करीब 7 रेलवे पुलिस फोर्स के जवान और 5 जीआरपी के जवान तैनात रहते हैं। पिछले कैलेंडर वर्ष में इस तरीके की घटनाओं में इजाफा हुआ था, लेकिन अब रेलवे और पुलिस की मुस्तैदी से ऐसी घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। जीवन रक्षक मुहिम के तहत हादसों में घायल यात्री का इलाज करवाया जाता है और साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाती है और समझाया जाता है कि चलती ट्रेन से उतरना या उस पर सवार होना खतरनाक हो सकता है। विवादों में फंसे बागेश्वर धाम के बाबा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री आज प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम पर स्नान किया। वो पहले महामंडलेश्वर सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम पर स्नान के बाद कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे साधु संतों का आशीर्वाद पाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि साधु संतों के आशीर्वाद से लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में आए। कई तरह की बातें उनको लेकर के सामने आई, लेकिन उन्होंने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। और इस बीच प्रयागराज वो पहुंचे, जहां पर सतुआ बाबा से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और माघ मेले में स्नान भी किया।
प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस प्रशासन पूरी एहतियात और सतर्कता बरत रहा है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी सबटाज टीम ने यहां पर जगह जगह छानबीन की और जांच की। पुलिस प्रशासन मेला क्षेत्र में शरारती तत्वों की हरकतों को नाकाम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रयागराज में 6 जनवरी 2023 से माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि 18 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। माघ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर साधु संत और श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इसमें कल्पवासी 45 दिन तक संगम के किनारे ही रहते हैं। आप लोगों ने कवि सम्मेलन तो बहुत देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे एक कवित्री सम्मेलन की झलक। यूपी के औरैया में देवकली महोत्सव में महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कवित्री सम्मेलन यानी महिला कवियों का सम्मेलन किया गया। ऐसा मौका शायद पहली बार आया जब मंच पर महिलाओं ने ही अपनी कविताओं से समा बांध दिया। इस खास कवियत्री सम्मेलन में देश के कई हिस्सों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी कविताओं से लोगों का दिल जीत लिया। ये कवि सम्मेलन देर रात तक चला और लोग कवियत्रियों की कविताओं की रसधारा में गोते लगाते दिखे। मशहूर गायक कैलाश खेर ने बुधवार को फिरोजाबाद महोत्सव में अपनी प्रस्तुति से शानदार समा बांधा। कैलाश खेर ने अपने गानों से तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर ही दिया, अपनी बातों से भी लोगों का मन मोह लिया। देखिए किस तरह कैलाश खेर ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कैलाश खेर ने जब ये देखा कि कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और बाकी लोग कागज के कप में चाय पी रहे हैं तो उन्होंने मंच से ही कुल्हड़ में चाय पीने की नसीहत दी डाली। कैलाश खेर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि वीआईपी गैलरी में 100 के करीब लोग चाय पी रहे हैं और अगर वो कुल्हड़ में चाय पिए तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा इनमें भी बजट हल्का सा बढ़वाइए और कुल्हड़ दौड़ा दीजिए। वीआईपी को ही पिला रहे हैं, कोई सबके लिए तो है नहीं। कम से कम 100 कुल्हड़ के पैसे हमें दे देंगे। इतना सा करिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हम नवरत्न हैं। क्यों हैं नवरत्न? क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके हम एम्बेसडर हैं। तो कृपया थोड़े कुल्हड़ मंगवा लो और हमारे ऑफिसर्स को। और अब आपको दिखाते हैं बिहार के अरवल जिले में हुई अनोखी शादी। ये शादी ना तो मंडप में हुई ना ही कोर्ट में, बल्कि अस्पताल में एक जोड़ा विवाह के बंधन में बंध गया। दरअसल ये प्रेमी जोड़ा एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अरवल के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोनों के परिवार वालों को उनके रिश्ते का पता चल गया, जिसके बाद अस्पताल में ही इस जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। परिवार वालों को अपने रिश्ते का पता चलने के बाद इस प्रेमी जोड़े ने परिवार के सामने ही शादी करने का फैसला ले लिया और फिर अस्पताल के बिस्तर पर ही युवक युवती ने एक दूसरे को माला पहनाई। वहीं युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरा। इस खास शादी में अस्पताल के कर्मचारी और मरीज बाराती बने। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और अनंत के साथ आज बस इतना ही।